Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. तो कारपेट जो है वो डस्ट माइट्स को इग्नोर करते हैं, इंडोर प्लांट्स। आज हम जो मेहमान आपके सामने पेश कर रहे हैं वो है डॉक्टर आलोक चंद्रा। आजकल तो इनहेलर्स आ गए हैं बड़े अच्छे। अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट। हर मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता इसके इलाज, तो वो क्या करे? दवा दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। एस्मा भी ठीक नहीं हो सकता, एलर्जी भी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसके बाद एस्मा बढ़ा है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती। हमारा गर्म देश, हम कॉपी करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। वहाँ पे कालीन ईरान में, यहाँ वहाँ यूएस में कालीन बिछाने का पर वॉल टू वॉल कारपेट। यहाँ हम लोग शो के लिए कारपेट है, जबकि कारपेट की हमें वैसे जरूरत नहीं है। फिजियोलॉजिकली वी डोंट नीड अ कारपेट इन आवर ड्राइंग रूम और एनीवेयर, बट हम सजावट के लिए या अपना शान के लिए लगा लेते हैं वो करेंगे। तो कारपेट जो है वो माइट्स को, डस्ट माइट्स को इग्नोर करते हैं। एंड सबसे बड़ा कारण अस्थमा का डस्ट माइट ही है। भदोही में जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनका यही है कि अस्थमा वाले आ रहे हैं। फिर उसके बाद और बताऊंगा कि लोग घर में प्लांट्स लगाते हैं, इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स के साथ दिक्कत क्या है? देखने में बहुत सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन वो डस्ट भी इग्नोर करते हैं और कीट पतंगों को भी अट्रैक्ट करते हैं। आर्टिफिशियल प्लांट्स की बात नहीं है, जो वाकई है। ये सब कुछ मेजर्स ऐसे हैं। कभी कभी होता है कि वर्क प्लेस पे जब आप जाते हैं तब अस्थमा, जैसे ये कहूँ कि आप अपने स्टूडियो में जब आते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, तो आप क्या करें? भाई आपका प्रोफेशन है, आप छोड़ नहीं सकते। आप प्लेस बदल सकते हैं। एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको प्रॉब्लम होती है तो उस प्लेस को आप बदल सकते हैं। साइकोलॉजिकल भी होता है? नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा इंटेलिजेंट है जो कि आपको प्रॉब्लम कर रही है। तमाम बार होता है कि हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो लेडी जो है शादी होकर कह रही है, हम कितने दिन हुए आपकी शादी? तो उनका 1 साल हुआ। हमने 1 साल पहले कहा फिर बॉम्बे में थे, वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी। 1 साल से हमको प्रॉब्लम है जब से इलाहाबाद में। इसका मतलब इलाहाबाद में कोई एलर्जन है जो कि उसको परेशान कर रहा है। अब वो बॉम्बे तो नहीं जा सकती, उसका हस्बैंड काम तो छोड़ नहीं सकता। तो जहाँ रह रही है वहाँ आसपास नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, सरसों का खेत है या क्या है, तो जगह बदलनी जी। टेस्ट होगा तो जगह हाँ टेस्ट हो पता चलेगा। हाँ जी। तो सर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए पब्लिक अवेयरनेस कितनी जरूरत है, स्पेशली चेस्ट इन चेस्ट डिजीजेस, नॉट एग्जैक्टली इन अस्थमा। Most importantly, in any case, early diagnosis is the best. Right? Prevention is हमेशा prevention is अब कोई पेशेंट आपको जरा सी भी प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई भी प्रॉब्लम शुरू हो गया नजला जुकाम से, आँख के रेडनेस से आँख लाल हो रही है, कंजक्टिवाइटिस हो गई, राइनो कंजक्टिवाइटिस हो गई, या गला खराब, थोड़ी सी खराश, या सीने में कुछ प्रॉब्लम हो रही, अब सांस फूल रही तो दमा ही नहीं है, तो हार्ट की वजह से भी हो सकता है। हार्ट फेल्योर में भी सांस फूल, ये भी फर्क करना जरूरी है। सिर्फ चेस्ट से ही मतलब नहीं, सांस फूलने का सिर्फ बहुत सारे और होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो सर इसके बाद इसमें क्रोनिकल रेस्पिरेटरी कंडीशंस वाले लीडर्स के लिए क्या एडवाइस है? क्रॉनिक रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तमाम तरह की दवाएं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं। फिर कैप्सूल्स इनहेल करने के लिए जो कि इनहेल उसमें पाउडर होता है वो इनहेल कर सकते हैं। आजकल तो इनहेलर्स आ गए हैं बड़े अच्छे, बहुत आसानी से अपने इनहेल कर लिए, सांस में दवा चलेगी। नेबुलाइजर्स हैं घर में, तमाम पेशेंट नेबुलाइजर्स रखते हैं। नेबुलाइजर्स का सॉल्यूशन है ऑक्सीजन पर पहुंचती है, ऑक्सीजन और बलगैस की अपील करती है।
तो क्या क्या मतलब वो पॉसिबिलिटी बनती है कि तो मैं शुरू में मैंने बताया ना कि जब पोल्यूशन है या कोई भी हवा में उतनी ऑक्सीजन नहीं है वो आप ले रहे हैं तो उसको उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, प्योर ऑक्सीजन लेना। उसके बाद भी आपका सिस्टम पूरा काम नहीं कर पाता, उसके लिए सी पैप या बाईपैप को लगा तो बाईपैप आपको सपोर्ट देता है। आपने बता दिया तो जबरदस्ती आप रेस्पिरेशन को असिस्ट करें। तो ये रिकवर करता है इसके बाद? हाँ, इसके बाद वो एक्सर्बेटेड कंडीशन जो है वो रिकवर हो जाती है जी। एस्मा नहीं ठीक हो जाता है, एस्मा का जो एक्सर्बेशन हुआ है, जैसे हम देखते हैं अक्सर आजकल तो बहुत ज्यादा मरीज हो गए इसकी एस्मा के और इन सब चीजों के रेस्पिरेटरी के, तो एडमिट हुए उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कल आपकी कंडीशन अब ठीक है, कल आप जा सकते हैं। अब कल जाने के पहले फिर शुरू हो गया, फिर उन्होंने किया। मतलब डॉक्टर्स शुड नो कि कितना परसेंट क्या कहाँ पे पहुंचा है। अचानक से हो सकता है कि भी कल छुट्टी देने वाले हैं, फिर तकलीफ पड़ गई होगी, कोई और चीज हो गई अगर ये भी होता है। इस मर्ज के अलावा इस मर्ज में तो मतलब ये ऑब्जर्वेशन में है अगर किसी डॉक्टर के, डॉक्टर एक बार सांस की गली एक बार चौड़े से पतली हो गई जी, अब आपने दवा दे करके उसको चौड़ा कर दीजिए, चौड़ा कर दिया तो वो ठीक हो। फिर एक्सर्बेशन 10 दिन 15 दिन बाद तो कभी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमने उसको कर दिया ठीक और जाने से पहले हो गया। तो ये 2 दिन बाद तो हो ही सकता है अगर उससे पूरा एहतियात नहीं करता जो मैंने बताया, जो मरीज ने या डॉक्टर ने या बिल्कुल हो सकता है। तो ये हो सकता है। तो आप सर फ्यूचर में जो ये एलर्जी डिसीजेस का ट्रीटमेंट में कोई नया एडवांसमेंट देखते हैं? अब इधर जो है बायोलॉजिकल्स कहते हैं, बायोलॉजिकल्स वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एस्मा, वो थोड़ा टेक्निकल चीज है। एक को प्रिवेंट किया आपने, एलर्जन को आने मत दीजिए। नंबर 2 एलर्जन को अपना काम करने मत दीजिए, वो जिन सेल पे जहाँ एक्ट लग रहा है तो कई स्टेप्स में दवाएं हैं, उन स्टेप्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, अलग अलग दवाएं। सर ये जो डिसीज है देखिए ये सब एक बिजनेस में बिल्कुल आम हो गई का मतलब है कि हर मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता इसके इलाज, तो वो क्या करें? अस्पतालों में है, अस्पतालों में सब चीजें उपलब्ध है, हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, सब दवाएं उपलब्ध है। अब तो आयुष्मान कार्ड बना दिया है, तो आपको लगता है कि वो ट्रीटमेंट सेल्फ ट्रीटमेंट वहाँ पे हमारे यूनाइटेड में आयुष्मान के तमाम ज्यादातर आयुष्मान के अच्छा है और जो स्कीम भी है उनका गुलाटी जी, डॉक्टर गुलाटी जी की स्कीम है जी, उसमें उस स्कीम के अंतर्गत एडमिट हो जाते हैं, उनका तो 1 रुपया भी नहीं लगता, सिंगल रुपी। तो ये अवेयर होने की जरूरत है। अवेयर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सब अपना मकान और सेविंग बेच के इलाज कर रहे हैं, तो उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए जो बिल्कुल है, इन सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई जिंदगी जब तक है तभी तक कोई बचा नहीं सकता, लेकिन अगर वो उसके पहले सब गा डालेगा कैसे? देखिए मैं ये संदेश ये देना चाहूँगा कि पहले इस तरह की चीजें थी नहीं, पहले इतने हॉस्पिटल थे नहीं, सरकारी इतनी सुविधाएं थी नहीं, तो प्राइवेट डॉक्टर भी मजबूर हो जाता था क्या करें, अपनी जेब से नहीं करना चाहता था कोई, तमाम डॉक्टर्स करते भी थे, कोई तो मदद कर दिया, फ्री में देख लिया जाता था। लेकिन अब प्राइवेट डॉक्टर्स भी जानते हैं कि ये मरीज नहीं कर सकता, तो इसको यूनाइटेड भेज दो, मेडिकल कॉलेज भेज दो, किसी CHC पे भेजो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। हाँ बिल्कुल है, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा। आमतौर पर सेंसिटिविटी दिखती नहीं है प्राइवेट में खास तौर से। अच्छा सर, होम्स में शायद उतना नहीं दिखती है, प्राइवेट जो प्रैक्टिशनर्स हैं, हाँ इंसानियत तो जिंदा है,
अच्छा, आमतौर से देखा जाता है कि सांस की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तकलीफें इन जो अभी मौसम आने वाला है ठंड का, उसमें अक्सर बढ़ जाती है। ऐसा होता है कि जो रेस्पिरेटरी संक्रमण कारक बैक्टीरिया है या वायरसेस है, वो कुछ इस तरह के हैं कि वो ठंड में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपकी इम्यून सिस्टम, जैसे आप थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं जाड़ों में, उसी तरह आपका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, उतना एक्टिव नहीं रहता। इसीलिए के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से कवर नहीं हो पाते। जब कवर नहीं हो पाते तो डिजीज परिलक्षित हो जाती है। वो नजला, इसीलिए नजला, जुकाम, खांसी ये सब जाड़ों में ही शुरू होते हैं। गर्मी में हो सकते हैं, लेकिन गर्मी में बहुत कम। एलर्जी की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एलर्जी तो है ना, तमाम पेड़ जो कि पूरे साल उनमें पॉलिनेशन होता रहता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि जाड़ों में पॉलिनेशन होता है, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि गर्मी में पॉलिनेशन होता है। तो इस तरह अगर एक गर्मी वाले से, बरसात वाले से, उमस वाले से, बैक्टीरिया से, सब कारक हम लोग बात नहीं की। एलर्जी के जो कारक परागकण, पॉलन ग्रेन्स, फंगल स्पोर्स, फिर एनिमल डेंडर्स, भैंस, गाय, ये वो जो डेंडर्स हो गए, स्पोर्स हो गए, फिर डस्ट माइट हो गई, हाउस डस्ट पर। इतनी सारी चीजों में किसी क्लोथ्स, सिल्क आप पहने हुए, आप यू डोंट नो कि आपको सिल्क से एलर्जी है। आप जब सिल्क का कुर्ता पहनते हैं तो शुरू हो जाता है, लेकिन सिल्क से आपको एक्सपोजर जिसमें होता है ज़्यादा, तो कहीं पर गए तो हल्की भी डस्ट है, अगर उसको है इस तरह का एक्सपोजर, तो उसको महसूस होगा कि यहाँ पे डस्ट है, चादर में डस्ट है। बाकी लोग, नॉर्मल लोगों को महसूस नहीं होगा, जिसके जो सेंसिटिव है इस मामले में, जो हो चुका है उसको, या इस तरह की सिम्टम्स हैं, उसे पहले ज्यादा महसूस होगा डस्ट। लेकिन इसका मतलब है कि अगर उसे महसूस हो रहा है तो बाकी लोगों को भी अवेयर हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि अभी कम है तो इनको महसूस हो रहा है, थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक करें उसको। तो लोग कहते हैं सर कि दवा एलर्जी की वजह से ही होती है सब, तो ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। दवा दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आपके बॉडी में ही कुछ बड़े होते होते कुछ ऐसी चीजें हो गई जिनकी वजह से सांस की नली में सिकुड़न आने लगी, तो वो इंट्रिंसिक एस्मा, दैट इज डिफरेंट। और एक्सट्रिंसिक एस्मा जो है बाहर से, हवा से कोई चीज आ रही। मैंने आपको बताया ना कि आईजीवी और आईजीवी फेडियर, तो हवा से कोई चीज आ रही जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम, मतलब एक्सटर्नल से एक्सटर्नल वो एक्सट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक है। तो इसमें ये ठीक हो सकता है, एस्मा भी ठीक नहीं हो सकता है, एलर्जी भी ठीक नहीं हो सकती, क्या हो सकती है? एलर्जी ठीक हो सकती है। अच्छा, एलर्जी ठीक हो एलर्जी में ये जब इससे टेस्ट किया आपने जी, तो इम्यूनोथेरेपी का ओके, एक एग्जांपल ले लें, जैसे सरसों है, तो हम ऑर्डर करेंगे, उस सरसों के पॉलन ग्रेन्स का एक्सट्रैक्ट बन के आएगा, ओके, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का, उसको हम लगाएंगे धीरे धीरे, हर हफ्ते तो टॉलरेट करने लगेंगे बॉडी, एंटीबॉडी क्रिएट करना है। हाँ, और ओके, धीरे धीरे टॉलरेट करने लगेंगे। अभी आप जैसे कॉफी पी रहे हैं, कॉफी से आपको एलर्जी है, तो आप छोड़िए मत, हल्की कॉफी बनाइए, थोड़ी सी हाँ सर, 4-6 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। आपको ठीक है नहीं, कैसे नहीं, अच्छा उन लोगों के साथ कितना ठीक नहीं। तो जो इसके वाला बताया आपने, तो वो डेंड्रिटिक सेल्स से भी कुछ लेना देना है इसका? इससे डेंड्रिटिक सेल्स जो स्किन के पास जो सेल्स होती हैं, जो डेंड्रिटिक सेल्स, यस एग्जैक्टली जी, कुछ लेना देना नहीं, सारा कुछ उन्हीं से लेना देना, उसी में रिपेयर का है। यस एग्जैक्टली, ये डेंड्रिटिक सेल्स जो आपकी, इसीलिए तो यहाँ से टेस्ट हो रहा है जी, जो डेंड्रिटिक सेल्स आपकी लंग्स में है, एल्वियोलाई में है, यहाँ पे एलर्जन फाइनली जा रही है, वही डेंड्रिटिक सेल्स यहाँ पे भी है। तो वो जब आप रिसीव कर रहे हैं, जब आप ये वाला डेंड्रिटिक सेल एक्टिवेट होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उसी तरह ये भी तो आप डेंड्रिटिक सेल में डेंड्रिटिक सेल्स को दे रहे हैं एंटीजन, वो लेकर उसको जाएगा पूरा सिस्टम तक,
इम्यून सिस्टम क्रिएट कर देगा। यस, और नहीं हो यहाँ पे वही तभी तो 0.1 ml का लगाएंगे तो 1400 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। तभी तो आप जानेंगे कि ये रेजन की बात है। और इससे आपको डिसेंसिटाइज कर सकते हैं। आपने अभी पूछा ना कि दमा ठीक हो सकता है, एलर्जी वाला इस्तेमाल कम से कम 90% कवर हो जाता है। कम अटैक्स होंगे, एहतियात करें उसका। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ अटैक कम हो जाएगा। अच्छा सर, अब एक बात और थी कि ये जो कोविड होने के बाद तो ये उसके बाद बढ़ी है क्या ये गिनती, और जो एस्मा पेशेंट्स की और एलर्जिक पेशेंट्स की? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसके बाद एस्मा बढ़ा है। रिकॉर्ड मतलब तरह से ये रिपोर्ट ज्यादा हो सकती क्योंकि कोविड भी एक सांस की बीमारी ही लेकर के है, पर्टिकुलरली स्पेशली सांस की ही प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा सा एस्मा जिनको था एस्मा पहले से या जो पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज थे उन पर थोड़ा असर ज्यादा है। और ऐसी कोई अच्छा, कोविड में एक बात और थी कि कोविड में जो मतलब जो जब वैक्सीन नहीं है, हम उसके आउटकम्स पे नहीं जा रहे, तो जो इलाज चल रहा है इससे क्या आप एज अ एलर्जी स्पेशलिस्ट, एज रेस्पिरेटरी डिसीज स्पेशलिस्ट, आपको क्या लगता है कि वो इलाज ठीक था? वो इलाज सपोर्टिव था। ये एग्जैक्टली किसी भी वायरल डिजीज का वो ट्रीटमेंट है नहीं। तमाम आते हैं और क्या तमाम दवाएं हैं। अच्छा, वायरसेस क्या क्या है? वायरसेस मतलब जैसे ये फीवर भी वायरस है, बैक्टीरिया का छोटा फॉर्म से वायरस जी वायरस है। तो वायरल डिजीज का कोई स्पेसिफिक इलाज देता नहीं। वायरस क्या करता है, मान लीजिए कोविड की बात आगे करी, कोविड से पहले सोच लीजिए कि आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मान लीजिए कि नजला है, तो वायरल हुआ है, वायरल फीवर है, डॉक्टर ने भी कहा वायरल फीवर, आपको दिया क्या, कोई एंटीबायोटिक दिया, वायरस से तो काम नहीं कर रहा है ना। क्यों दिया एंटीबायोटिक? इसलिए दिया कि वायरस के अटैक के बाद उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऊपर ना हो जाए, सुपर इन्फेक्शन ना। ये प्रिवेंटिव था। अब कोविड के जो पेशेंट हमारे पास आते थे, हम उसके इंचार्ज भी थे, हम स्क्रीन पे देखते थे उनका एक्सरे और सीटी का एडवाइस। तो ये जो पेशेंट आते थे, इनके जो सिम्टम्स तो अपनी जगह कोविड के होते थे, या जो डायग्नोसिस होते, उनकी जो प्रॉब्लम्स, सांस लेने में प्रॉब्लम है या और भी तमाम प्रॉब्लम, पेट वाली प्रॉब्लम है, लूज मोशन हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, इन सब चीजों के लिए हम लोग मेडिकेशन जो दिया, इन सब चीजों के लिए दिया। और ज्यादातर पेशेंट्स को बाईपैप पे रखा गया या फिर वेंटिलेटर और ठीक हो गए तमाम। मेरे ख्याल से 70 to 80% फर्स्ट वाले वेव तो फर्स्ट में काफी ठीक हो गया, सेकेंड वेव में थोड़ा सा तो जैसे इस वक्त बहुत ज्यादा ये पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो वी थिंक कि जो डॉक्टर्स की नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं, पॉपुलेशन ऑफ डॉक्टर्स, वो क्या कर पा रहे हैं, ठीक है, या ज्यादा से रेस्पिरेटरी केयर ज्यादा हो गया है कि पेशेंट भी कर पा रहे हैं, तो कम नहीं है। लेकिन एक अभी सरकार का एक नियम आ गया है, एमबीबीएस लेवल पे रेस्पिरेटरी डिजीजेज नहीं पढ़ाए, मतलब डिपार्टमेंट नहीं है, मेडिसिन वाले ही देखेंगे। ये सब इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, पीजी लोग करेंगे जी, जहाँ पे है। अब यूनाइटेड में सब पीजी नहीं है जी, एमबीबीएस तक पढ़ेंगे वो बीमारी वाली, एमडी में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, एमडी मेडिसिन ही सब काम एमडी मेडिसिन वाले सब, क्योंकि इसमें सर्जरी की जरूरत होती नहीं आमतौर से, तो मेडिसिन वाले ही करेंगे। तो कभी भी आएगी डॉक्टर्स, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये किया है, तो कोई इसके खिलाफ पेपर सबमिट नहीं हुआ है। तो अपना जो मतलब इस चैनल का या हम लोगों का जो एक नजरिया वो यही है कि क्योंकि बहुत डिसीजेस बढ़ रही हैं,
तो गरीब से गरीब लोगों को ये सहूलियत मिल जाए, अच्छी मेडिसिन, अच्छे डॉक्टर्स मिल जाए। इसके लिए ये इंश्योर करने के लिए लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि आयुष्मान स्कीम से उसका फायदा उन्हें पता लगाएं, या अपने जो नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जाके वहाँ पर जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट होगा, सरकारी है रेजिडेंट जैसे गैर सरकारी है वहाँ वहाँ पर भी है, वहाँ पर यूनाइटेड कॉलेज पे छलवा में भी है, तो वहाँ पर जाके देख सकते। तो सर और आपका क्या मैसेज होगा हमारे लिए, चैनल के लिए और मेरा मैसेज तो यही होगा कि अगर डिजीज की बात करें तो किसी भी डिजीज को अगर आपको लग रहा है कि कोई बीमारी हो रही है तो उसको बढ़ने न दें। पहला सिम्टम आते ही आप अपने नजदीकी किसी न किसी चिकित्सक से, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको सीरियसली लें, क्योंकि छोटी सी चीज भी, छोटी सी बीमारी भी काफी बड़ी हो सकती है। लेकिन आपने ये बताया कि एक बार अगर शुरू हो गया इलाज तो वो इलाज चाहे कम हो गया लेकिन चलते ही रहेगा। ये सिर्फ एक चीज की बात है, अस्थमा। बाकी चीजों में ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लिया आपको हल्का सा इन्फेक्शन लगा, आपने चेस्ट एक्सरे करा, निमोनिया है, ठीक हो जाएगा। हल्का सा कुछ फीवर रहता है और भूख नहीं लगती, आपने दिखाया, डॉक्टर ने कहा एक्सरे करा लो, एक्सरे हो गया, टीबी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी। तो ये मैसेज है आपको कि अर्ली स्टेज में ही तो ज्यादा फायदा। डॉक्टर के, चिकित्सक के, आपके डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खे को ईमानदारी के साथ फॉलो करें, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एहतियात बरतें कि हर चीज जो बताया गया हो कि ये न खाइए, ये चीज ठंडा न खाइए, मिर्च न खाइए, मसाला न खाइए, धुएं से बचिए, इस तरह की चीजें। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग धुएं का मतलब ये समझते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग, ऐसा नहीं है। प्राय देखा गया है कि गांव में महिलाएं जो कंडे पे और लकड़ी पे खाना बनाती हैं, उनको भी COPD की बीमारी, अस्थमा की बीमारी हो और ज्यादा हो रही है। मैंने एक सर्वे किया था जिसमें कि 58% थे लेडीज who were non-smokers but they used to cook on biomass। ये तो नेचुरल चीजें फिर उससे धुएं की वजह से होता है, इससे बड़ी सर आखिर में ये जो की ओपन सीक्रेट ऑफ एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी, ये किसको ज्यादा बेनिफिट करेगी, डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को? ये MBBS के स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगी। जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन में या मेडिसिन में, उनको बहुत बेनिफिशियल बेनिफिट करेगी। और थोड़ा बहुत ये जो समझदार पढ़ने वाले उनको, इनको थोड़ा बहुत ज्ञान दें। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छी बातें की, और आपकी बातों से डेफिनेटली लोगों को फायदा होगा, कम से कम अवेयर होंगे उनको करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आगे मुलाकात होगी और फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।